लोग पहले कहते थे कि आपदाएं बताकर नहीं आती हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का युग है। फसल क्षति में लास्ट ईयर हमने लगभग 2.5 करोड़ रुपए बांटा। उससे एक वर्ष पूर्व हमने लगभग 4 करोड़ 82 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आपदा आती है तो 1070 नंबर है, 101070। आप ये नंबर कहीं से भी उत्तर प्रदेश में लगाएंगे तो ये राहत आयुक्त कार्यालय लखनऊ में बजेगा और 24/7 365 डेज हमारी ड्यूटी है। नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी। कहते हैं कि आपदाएं संकट बता के नहीं आते, लेकिन उसके आगे किसी की मर्जी भी नहीं चलती। जिन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप है, बाढ़ है, ऐसी कई तरीके की आपदाएं हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम उन आपदाओं को जानते हुए भी या उनके घटने के बाद भी उन पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में एक आदमी की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है और आज हमारे साथ वही हैं। लगातार आपको अलर्ट भी आ रहे होंगे। आज हमारे साथ हैं प्राकृतिक आपदा विशेषज्ञ अवनीश दुबे जी। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं अवनीश दुबे, पहले एक छोटा-सा परिचय अपना दे दूँ। मेरा नाम अवनीश दुबे है और सौभाग्य से मैं जनपद इटावा का ही मूल निवासी हूँ। एक छोटा-सा कस्बा महेवा है, तहसील भरथना का, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और इस विषय पर जिस विषय पर आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगा, जी, लगभग 14 वर्ष का अनुभव मैं इस विषय विशेषज्ञ भी हूँ इस विषय का। एज़ ए मास्टर ट्रेनर भी हूँ, राज्य स्तर का मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ आपदा प्रबंधन का। जी। और लगभग 10 वर्ष मैंने अपनी सेवाएँ प्राइवेट सेक्टर में, पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में, और अब वर्तमान में लगभग 2023 से और तत्दिनांक तक मैं एज़ ए जिला आपदा विशेषज्ञ पद पे तैनात हूँ। अपना एक खुशी की बात सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रतीत होती है वो ये है कि मैं अपने 14 वर्ष का अनुभव अपने ही जनपद में यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, अपने ही जनपद की सेवा कर रहा हूँ। ये ये मेरे लिए जनपद के लिए बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। है ना? जी, जी। दिक्कत इस समय यही है कि लगातार मौसम मुझे ऐसा लगता है कि इस साल सबसे ज़्यादा इस तरीके की आपदाएँ आई हैं लगातार और अभी पिछले कुछ वर्षों में भी आई हैं, इसलिए हमें ज़रूरी लगा कि आप जैसा एक विशेषज्ञ होना चाहिए। लगातार मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं, अलर्ट जी, आ रहे हैं जी। आपके यहाँ इतनी रफ्तार से अगले राइट। 24 घंटे में यहाँ-यहाँ बारिश होने की संभावना है, तूफ़ान। ये पहली बार हुआ है ना इस तरीके का? बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए, जो लोग पहले कहते थे कि आपदाएँ बताकर नहीं आती हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का युग है। अब हम 7 दिन पहले, 24 घंटे पहले और 3 घंटे पहले जनमानस तक कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट जिनके पास मोबाइल फ़ोन हो, सेल फ़ोन हो, और ग्राम पंचायत स्तर तक एक साधारण से एक व्यक्ति तक हमारा संदेश पहुँचे कि अगले आने वाले 24 घंटे में मौसम खराब होने वाला है, या अगले 3 घंटों में अतिवृष्टि हो सकती है, अ, आंधी-तूफ़ान आ ओलावृष्टि रहा है, आ सकती है। ओलावृष्टि हो सकती है। तो लोग एटलीस्ट जागरूक हो जाएँ अधिक से अधिक। उसी के आपके पास जो मोबाइल पर जिसकी अभी आपने बात की है, ये मैसेज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देशन में प्रदेश सरकार का ये इनिशिएटिव है कि प्रत्येक मोबाइल तक, प्रत्येक जन-जन तक ये संदेश पहुँच जाए। हुँ, क्योंकि संभव नहीं था कि व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज हम किसी को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। हुँ। इससे अच्छा बेहतर है कि उसके स्वयं के फ़ोन पर ये मैसेज जाए। बिल्कुल, और ये मोबाइल बहुत अच्छी एक पहल हर है। हाथ में मोबाइल है। प्रत्येक आजकल आप देखते होंगे कि हर किसी व्यक्ति के हाथ में, और ये मैसेज एंड्रॉयड सभी सारे फ़ोन पर, अच्छा, सभी पर जा रहा कीपैड था। वाले पे भी। कीपैड वाले पे भी वाइब्रेट होके एक संदेश दे रहा था, टेक्स्ट मैसेज के रूप में दे रहा था अच्छा, कि अच्छा। आपके पास आंधी-पानी, तूफ़ान की संभावना है, आप सुरक्षित हो जाइए। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है और मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपको पता चलता है जी, कि एक तूफ़ान आने वाला है, राइट। ओलावृष्टि या बहुत बड़ा तूफ़ान कोई आने वाला हुँ। है ना? तो आपकी तैयारी क्या रहती है उस समय? देखिए, हमारा जो विभागीय कोऑर्डिनेशन है, हमें अलर्ट प्राप्त हुआ तो हम आपसी कोऑर्डिनेशन करते हैं। हम जो अन्य विभाग हैं उन्हें भी संदेश पहुँचाते हैं कि अगर आपदा, पहले तो लोग सुरक्षित हो जाएँ। इन केस यदि कोई घटना घटित होती है तो डिपार्टमेंटली कोऑर्डिनेशन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपदा से यदि आपको लड़ना है, उससे जनता का बचाव करना है, जनमानस का, या पीड़ित को राहत पहुँचानी है, तो डिपार्टमेंटली कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको बताएँ, बाढ़ आने वाली है, बाढ़ की सूचना आई, हुँ, तो हमारे पास सूचना तो पूर्व में आ जाती है कि हथनी कुंड से या कोटा बैराज से इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो पूर्वानुमान हमारे पास ऑलरेडी आ जाता है। हुँ, उसके बिहाफ़ पर ही हम अपनी प्रिपरेशन करके रखते हैं। जैसे हमें खाद्यान्न किट देनी पड़ सकती है, हमें वहाँ जनरेटर, लाइट चली जाएगी। सबसे पहले लाइट और फ़ोन, हमारी जो फैसिलिटी है कम्युनिकेशन की, वो डेड हो जाती है। तो हमें उनसे कैसे लोगों तक कम्युनिकेट करेंगे, वो सारी हुँ। तैयारी हम पूर्व में कर लेते हैं। और अब बाढ़ आने वाली कि ऐसा अतिवृष्टि आएगी, बाढ़ आएगी, भारी बारिश हुई, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ चंबल और यमुना जैसी नदियाँ हैं, इनमें बाढ़ आने की संभावना तो ये रहती है। तो वहाँ से डिसाइड होता होगा जो डैम वगैरह हैं, राइट, वहाँ से पानी छोड़ा जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल।
अच्छा। कैचमेंट की भी काफ़ी ऐसी नदियाँ हैं जो प्रभावित करती हैं और हमारे जनपद में बाढ़ आने की संभावना कैचमेंट में भी इतना पानी हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताएँ लास्ट ईयर कोटा बैराज से 1,42,628 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हुँ। लेकिन हमारे राजघाट डैम पर उसी पानी की जो कैपेसिटी थी वो लगभग 3 लाख क्यूसेक की थी। तो बीच का जो पानी था जिसे हमारे पास सूचना नहीं थी, वो कैचमेंट की काफ़ी न कैनाल्स, छोटी-छोटी नदियाँ जो नदियों में चंबल में मिलती है, हुँ। उनके माध्यम से भी हमारी जनपद में बाढ़ की स्थिति होती है। अब अभी जो बाढ़ की स्थिति पूर्वानुमान जैसे ही आता है या हम पहले से ही तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ खाद्यान्न किट का 2500 खाद्यान्न किट का अभी टेंडर होने वाला है। हम पहले से ही टेंट का, बिस्तर का, भूसा का, जानवरों के लिए पशुओं को भी बाढ़ से दिक्कत होती है। तो वो बिल्कुल। सारी टेंडरिंग प्री टेंडरिंग करके रखते हैं। यदि बाढ़ आती है तो उस समय बस हमें एक सिंगल कॉल करनी होती है और वहाँ पे फैसिलिटी पहुँच जाती है जनता तक। किस मौसम में सबसे ज़्यादा मतलब आप लोगों को मेहनत लगती है? जैसे बरसात में भी हाँ, गज़ब की मतलब बरसात होती है, वो बाढ़ वग़ैरह वो अभी आपने बिल्कुल, बताई, बिल्कुल। हुँ, गर्मी में लू भी चल रही है, आँधी बिल्कुल, भी बिल्कुल। चल रही है, हाँ, सर्दियों में टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है, अलाव भी लगाने कइयों की बिल्कुल, बिल्कुल। मृत्यु हो जाती है। किस मौसम में सबसे ज़्यादा आपको सबसे तैयारी करनी ज़्यादा पड़ती है? बाढ़ की स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर और बहुत सेंसिटिव होता है एक्चुअली बाढ़ की स्थिति में जो निचले स्तर के लोग हैं, हमें उनको शेल्टर होम में लाना पड़ता है। लोगों को विस्थापित करना पड़ सकता है, उनका रेस्क्यू भी करने की प स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहुत से लोग होते हैं जो हमारी रिक्वेस्ट के बाद भी वहाँ से निकलते नहीं हैं और जब बिल्कुल डूबने लगते हैं उस स्थिति पर वो हाथ हैंड्स अप करते हैं कि आप मुझे बचाइए। तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। हम बाढ़ पे प्रयास ज़मीन करते ही हैं। नहीं है आपके पास, मेन बात है ना, राइट। दिक्कत वही है, वो ज़मीन ही गायब है। ज़मीन हाँ, तो उस समय हमारे पास ऐसा नहीं रहता तो हम ऊँचे स्थानों को जी। हमारी जो बाढ़ चौकियाँ बना दी जाती है पहले से ही, उन सभी व्यवस्थाओं को मैनेज करके रखते हैं, तब जाके हम जन-जन को सुरक्षित कर पाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि लास्ट ईयर चंबल और यमुना दोनों में बाढ़ आई, हमारी जनपद में कोई भी शून्य पशुहानि, शून्य जनहानि, कोई भी ना सबसे जाना। मेन फ़ोकस होता है कि जनहानि ना हो। जनहानि हमारा रुकना मेन उद्देश्य होता है कि जनहानि और फिर कोशिश करते हैं कि पशुहानि भी कोई ना हो। हाँ। पहले हम ह्यूमन को प्रेफ़रेंस देते हैं कि भाई आप सुरक्षित हो जाइए, बाकी सारी चीज़ें हम रिकवरी करके आपको देंगे। फसल क्षति में लास्ट ईयर हमने लगभग 2.5 करोड़ रुपए बाँटा। उससे 1 वर्ष पूर्व हमने लगभग 4 करोड़ 82 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया, जो फसल क्षति हो जाती है। हुँ, सब कुछ दे सकते हैं लेकिन अगर किसी की जान चली गई, तो वो बिल्कुल। वापस लाई नहीं जा सकती है। यही इसी संदेश के साथ जिलाधिकारी महोदय जी के निर्देशन में हम दिन-रात सेवा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 24 घंटे जागरूकता अभियान चलाता है डीआरआर के माध्यम से हम जन-जन तक पहुँचते हैं, दिन हो या रात हो। यही अभी अ, रात में जो अलर्ट आया था उस दिन जी। रात को हमारे 100 आपदा मित्र भी हमारे पास सिविल डिफेंस भी अब गठित हो गया है। हुँ, वो वॉलंटियर्स हम शहरी क्षेत्र में तो प्रचार करना हमारे लिए आसान हो जाता है। हम बिल्कुल। गार्बेज कलेक्शन के व्हीकल से नगर पालिका, नगर पंचायत की मदद लेते हैं। हुँ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी डुगडुगी का एक चलन है। उसके माध्यम से उस दिन आपदा मित्रों की मदद से ग्राम प्रधान, के माध्यम से जिला पंचायती राज के विभाग के माध्यम से भी हम जन-जन तक रात को सूचना पहुँचाते हैं। तो अगर कोई आपदा की आपसे स्थिति वही मैं पूछना संपर्क कैसे किया जाए आपदा प्रबंधन विभाग बहुत से आसान है सर। आपसे? आपको अगर पुलिस बुलानी हो तो आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछ रहा हूँ। पुलिस हाँ, बुलानी हो तो आप 100 क्या नंबर 100 नंबर 100 112 ठीक 112 इसी तरीके से जब आपदा आती है हुँ, तो 1070 नंबर है, 10 अच्छा, 1070। आप ये नंबर कहीं से भी उत्तर प्रदेश में लगाएँगे तो ये राहत आयुक्त कार्यालय लखनऊ में बजेगा। अच्छा। जो राहत आयुक्त महोदय जी का कंट्रोल रूम है शासन का वहाँ पे बजेगा। और अगर इसी जगह पर आप उस समय इटावा में हैं हुँ, और आपने 10 से 70 आप उदाहरण के तौर पे अभी डायल करेंगे तो मेरी ही डेस्क पे पास में जो कंट्रोल रूम में बच्चे बैठे हुए अभी आपको बात करेंगे आपसे 107 डबल सेवन। 77 आप 1077 लेकिन आप एक चीज और थी इसमें समझने की बात, अगर आप औरैया में हैं जी, और आपको इटावा में घटना घटी आपके घर पे हुँ, और आपने 1077 डायल किया हुँ, तो वो हमारे कंट्रोल रूम में ना बज के औरैया में कंट्रोल रूम में बजेगा। अच्छा, 10 से 70 10 हुँ, 70 सदैव लखनऊ लगेगा। जब भी हुँ, आप डायल करेंगे लखनऊ आपकी बात होगी कंट्रोल रूम से और वो डाइवर्ट करके इटावा जिले को फॉरवर्ड कर 1070 70 लखनऊ में लखनऊ जाएगा, जाएगा। 10 1077 आप जिस डिस्ट्रिक्ट से कॉल कर रहे हैं, अच्छा, आपका मोबाइल आप रहने वाले कहाँ के, आपकी सिम कहाँ की है, वैल्यू नहीं करता है। अच्छा, आप उस समय वर्तमान में किस जनपद से कॉल कर रहे हैं, उसी जनपद के संबंधित आपदा विभाग से आपकी बात मतलब होगी। मैं इटावा, आगरा जैसे है, आगरा में आगरा आप में हैं, पहुँच जाऊँगा आप तो भी ना आगरा में डायल करें जाएगा? तो आगरा के आपदा विभाग से आपकी बात होगी। अच्छा, अच्छा, हाँ, लेकिन 1070 लखनऊ लगेगा। अच्छा, अच्छा, हाँ, और आपका नेटवर्क जिस जनपद में आ रहा है और आपने 1070 लगा दिया 1070 तो आपकी बात उस संबंधित जनपद के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ईओसी जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उससे बात। तो इसमें आपदा में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जी, जैसे मगरमच्छ खा ले तो जी, भी आपसे संपर्क किया बिल्कुल, जा बिल्कुल। सकता है, जी, साँप काट ले, हाँ, है हमसे ना? होता है। जी, आँधी में अच्छा ऐसा भी तो होता है कि कई बार जैसे आपने जो अनुमान लगाया
कि 80 की 100 की स्पीड से हवा चलेगी, राइट, राइट। है ना? और आप जो अनुमान लगाते हो उससे ज़्यादा कई बार डिज़ास्टर ज़्यादा आपदा आ जाए, कई बार ऐसा ऐसा होता है? भी हो जाता है कि अनुमान से थोड़ा बहुत कम भी रहता है और कई हाँ, बार अनुमान से ज़्यादा भी हो जाता है। इसके लिए हमने अपने जनपद में एक बहुत अच्छा राहत आयुक्त महोदय जी का एक इनिशिएटिव था, उत्तर प्रदेश सरकार से उसे अप्रूवल मिला। हमारी जनपद में प्रत्येक विकास खंड में ऑटोमेटिक रेन गेज लगे हुए हैं। प्रत्येक विकास खंड में 2-2 ऑटोमेटिक रेन गेज और प्रत्येक तहसील में 1-1 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, यानी एआरजी और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और रेन गेज। ये हमारी जनपद में रेन गेज मतलब? बारिश कितने एमएम हुई अच्छा, और उसकी सूचना हमें बताती है और अलर्ट भी जारी होता है। हुँ, उससे माध्यम से हमें अलर्ट मिलता है कि हाँ, ये इस क्षेत्र में आकाशीय विद्युत गिरने की संभावना है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के माध्यम से हमें पूर्वानुमान जो आप आते हैं हुँ, और हम लाइव देख पाते हैं कि हमारी जनपद का टेम्परेचर कितना है। हुँ। हम लाइव देख पाते हैं कि हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, विंड डायरेक्शन कितना है। ये हम तहसील वार देख पाते हैं, ब्लॉक वाइज़ चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास खुद की अपनी डिवाइस है जनपद की आपदा विभाग की, उनसे हम मॉनिटरिंग करते हैं, बहुत क्लोज़ मॉनिटरिंग करते हैं। इसको जनता को जैसे जागरूक करने के लिए या जनता को कुछ बताया जाता है कि अगर ये हो जाए तो आपको ये करना चाहिए? एक तो जैसे आग लग जाए किसी फसल में, जी, जी, तो राइट। उसके लिए कभी ट्रेंड किया जाता है कुछ लोगों को? बिल्कुल वो अग्निशमन हमने कहा ना हम आपदा विभाग आपसी कोऑर्डिनेशन से काम करता है। उसके लिए अग्निशमन ने अग्नि सचेतक करके प्रत्येक ग्राम पंचायत से, ब्लॉक विकास खंड से, तहसीलों से कुछ यूथ को तैयार किया है हुँ, अग्नि सचेतक के रूप में। वो डोर टू डोर मई-जून के महीने में हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स और फ़ोटोग्राफ्स और पूरी रिपोर्ट बन के आती है कि उनके द्वारा कितने लोगों को प्रशिक्षित किया, कितने किसानों को प्रशिक्षित किया गया। उनके माध्यम से जन-जन तक ये सूचना पहुँचाई जाती है कि आपके जो फसल है अगर पकी फसल खड़ी हो उसके पास कोई विद्युत पोल है तो एटलीस्ट उस पोल के आसपास की अगर आप फसल को पहले ही कट कर दें तो आपकी पूरी फसल स्पार्क से जो आपने सुना होगा बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं। हुँ। लेकिन अगर आकाशीय विद्युत से या इलेक्ट्रिक विद्युत से या किसी भी तरीके से अज्ञात कारण से अगर फसल क्षति होती है तो वो आपदा विभाग के माध्यम से तहसील के द्वारा मंडी समिति को भेजा जाता है और मंडी समिति उस पर सर्वे करा के उनको भी उसका फसल क्षति देती है। इसमें जी, एक चीज़ और जैसे पिछली बार मैंने सुना था होली पे करंट लगा था कुछ बच्चों को, जी, है जी, ना? हाँ। वो उनका भी त्योहार खराब हुआ, लेकिन आपका भी हर बार त्योहार इस तरीके से खराब होता हुआ? त्योहार तो हाँ, आप ऐसे प्रोफ़ेशन में आए हुए हैं कि हमारी छुट्टी और 24/7 365 डेज़ हमारी ड्यूटी है। 24 घंटे तत्पर रहते हैं। आपदा की स्थिति आती है तो हमको तत्काल मौके पर पहुँचना रहता है या हमारे अपनी मदद पहुँचानी रहती है और हमारा जो कोऑर्डिनेशन है एक अगर तहसील के साथ उन्हें किसी एडिशनली किसी रिसोर्स की ज़रूरत होती है, वो आपदा विभाग के माध्यम से ही उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। अगर जैसे मेरे ख खेत में आग लगती जी, है ना? मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। जी, मतलब मेरे खेत यहाँ से 10 जी, किलोमीटर दूर हैं, जी, वहाँ जी, से मैं आपको फ़ोन करता हूँ आपके कार्यालय में, राइट, ठीक है? अगर मेरे खेत 50 किलोमीटर दूर हैं, जी। तो कितनी-कितनी देर में आप 10 किलोमीटर दूर कितनी देर में पहुँच जाते हो? या 50 किलोमीटर की दूर कितनी देर में पहुँच जाओगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो घटना क्या है, घटनाक्रम क्या है, घटना की उसने क्या जानकारी दी है, इसकी पूरी डिटेल लेते हैं और उसको मदद क्या चाहिए? जो पीड़ित है, उसको क्या मदद चाहिए? पहले उसके पास क्या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ, आज से लगभग 3-4 महीने पहले मैं देर रात अपने ऑफ़िस से काम खत्म करके घर जा रहा था। हाईवे पर 2 एक्सीडेंटल केस पड़े हुए थे, 2 बच्चे थे और उनके बेहद करीब से गाड़ियाँ निकल रही थी। हुँ, तो जब मैंने 112 डायल किया तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि मुझे पुलिस से पहले एम्बुलेंस चाहिए क्योंकि दोनों बच्चे बहुत सीरियस हैं। तो ये आकलन चूँकि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे लगा कि पुलिस भले ही बाद में आ जाए, पर अगर एम्बुलेंस नहीं आई तो ये दोनों बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी और बहुत सौभाग्य की बात है कि वो दोनों बच्चे बच गए। उनके हैंड सर्जरी काफ़ी मेजर सर्जरी हुई। हुँ। एक का सैफई पीजीआई इलाज चला और एक का मोतीझील में ही सर्जरी होके दोनों जीवित बच गए। तो ये आकलन हम जो कॉलर रहता है, जो हमें कॉल करके बताता है, इसका हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और निस्तारण तक उसका पीछा करते हैं। तो अगर हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जी। तो वो तब भी 1077 पे कॉल कर सकता है? हाँ, अगर उसे कोई पड़ा हुआ है वैसे तो उसके लिए 112 बेस्ट हाँ, बेहतर एक अप्रोच है। बिल्कुल। लेकिन कई बार एक्सीडेंटल केस की भी हमारे पास कॉल आ जाती है कि सर ऐसा-ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। तो हम संबंधित तहसीलदार महोदय और जो भी हमारे उपजिलाधिकारी रहते हैं, उनको हुँ। सूचित करते हैं। संबंधित लेखपाल घटना पे पहुँच के उसको मदद जो भी संभव मदद होती है वो पहुँचाते हैं। अच्छा ये जो जैसे मैंने बताया मगरमच्छ खाने की घटना, जी। है ना?
ये घटना कुछ आप बताएँ? आंकड़े कुछ मैं जानना चाहता हूँ जी, कि लगभग साल भर में जी, मगरमच्छ को मतलब बच्चे को खा जी। जाते हैं, तो इनकी घटना लगभग कितनी होती होगी? देखिए सालाना 2 से 4 मगरमच्छ के केसेज़ आ रहे हैं, ज ख़ास तौर पे चंबल नदी में। हुँ, और अभी रिसेंटली एक यमुना नदी से भी आया, एक बच्चे को बुरी तरह खा लिया। उसके पैर में और पेट में बहुत बुरी तरह से उसे अपनी बकरी पकड़ ली थी, हुँ, बचाने के चक्कर में। इसमें एक बहुत बड़ा हम चैलेंज फ़ेस कर रहे हैं, मगरमच्छ के हमले में कई बार हमें सब प्राप्त नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ, और शासन का स्पष्ट व्यू है, जब तक डेड बॉडी ना मिल जाए और उसका पोस्टमार्टम ना हो जाए, तब तक हम उसको आपदा से राहत नहीं पहुँचा तब तक पाते उसे हैं। डेड ही नहीं माना जा डेड सकता? नहीं माना जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आज से कुछ दिन पहले शायद आपको भी ज्ञात होगा, ये जो मॉल है अपने इटावा में शास्त्री चौराहे पर, हाँ, इसके पास से नाले में एक बच्ची बह गई। हाँ, उसका शव प्राप्त आज तक नहीं हुआ। हमने अरे! उसके लिए भी मार्गदर्शन माँगा, पर अभी भी हम पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं कर पाए। उसका रीज़न है कि उसका भी हमें शव पे 65 किलोमीटर, लगभग 65 किलोमीटर तक हमने उसका पीछा किया। यमुना नाले के माध्यम से यमुना नदी में लगभग 40-45 किलोमीटर तक हमारी टीमें गईं, एसडीआरएफ के गोताखोर गए, नाले में रेस्क्यू कराया, चलाया पूरा अभियान, पर उसका शव प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम आपदा में मदद नहीं कर पाते, चाहे वो मगरमच्छ से खा लिया हो या किसी भी आपदा। ये तो ख़ैर कानून में भी है कि जी, अगर जैसे किसी की डेड बॉडी ही नहीं मिलती, नहीं मिल रही तब तो तक उस पे हत्या का केस राइट। मतलब ये सब कुछ नहीं चलेगा, हमारे है ना? यहाँ हत्या और आत्महत्या पे सर कोई भी जैसे ही ये शब्द यूज़ हो गया या एफआईआर दर्ज हो गई, फिर वो डिज़ास्टर नहीं रहता है, वो क्राइम केस में चला जाता है और क्लोज़ हो जाती है नहीं, फाइल। अगर जैसे कोई कुएँ में गिर गया जी, और दूसरे ने आरोप लगा दिया कि इन्होंने धक्का दिया था, जी, तो एक तो जैसे अगर कुएँ में अपने आप गिरेगा या जी। तालाब में अपने आप गिरेगा, हुँ, तो वो डिज़ास्टर में आएगा। जी, जी। और अगर जैसे उसी के रिश्तेदार कहने लगे कि अपने आप नहीं गिरा था, किसी ने धक्का दिया है, जी, तो तो उस केस में आप क्या करोगे? कुछ नहीं सर, हम केवल सबको रेस्क्यू करा देंगे और यही अभी रिसेंटली हमने एक घटना में किया। हुँ, एक माँ-बेटी पिताजी से झगड़ा होने पे कुएँ में गिर गई थी। हुँ, माँ तो बच गई पर बेटी की डेथ हो गई, पर बीच बेटी आक्रोश में आके आत्महत्या का प्रयास किए थे वो दोनों, हुँ। जिसके कारण उन्हें आपदा से राहत नहीं दे पाई। तो ये तो उसमें पता चलेगा क्या पोस्टमार्टम में? पोस्टमार्टम में तो डूबने से ही मौत आएगी। जब वो हाँ, पानी में गिरी है, कुएँ में गिरा है कोई व्यक्ति, हाँ। तो उसकी मतलब 100% श्योर है कि उसकी डेथ का जो रीज़न आएगा, या तो वो इंजरी आएगी कि गिरते हुँ, समय कहीं टकरा गई होगी रास्ते में कुएँ में, हुँ, या फिर उसकी डेथ डूबने से आती है। तो डूबने से भी डेथ आएगी। उसके हुँ, बाद भी हम अगर हमने बताया हत्या या आत्महत्या हुँ। या आपराधिक किसी भी कृत्य में हम दैवीय आपदा से नहीं आता, वो आपदा में उससे कोई भी राहत नहीं प्रदान कर पाते। अच्छा, अच्छा। अच्छा, जैसे एक अभी आपने कहा कि हमने 65 किलोमीटर तक उसका थंडरिंग शव कराई। को ढूँढने की कोशिश की। जी, हर जगह इस तरीके के शायद अधिकारी ना हों, है ना? अगर जी, ऐसे में अगर किसी को दिक्कत होती है, कोई जी, कहे कि मेरी बच्ची गिर गई है और जी। शव नहीं मिला, वो किससे संपर्क करेगा? सर 10 से 70 लगाएगा। हाँ, और मैं चूँकि मुझे 1 बजे रात को भी कोई कॉल करता है, तो मैं पीड़ित परिवार के पास पहुँचने में बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करता हूँ। मैं अपना निजी नंबर भी जब भी मैं न्यूज़पेपर में या किसी में भी अपने आपदा के नंबर्स को पब्लिश करता हूँ, साथ ही साथ मैं नीचे अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ कि आप अगर आप जनपद इटावा में आपदा पीड़ित हैं, आप हुँ। फ़ोन कीजिए, हम 1 बजे रात को भी आप तक मदद पहुँचाएँगे और मैं ऐसा कर भी रहा हूँ, पहुँचा भी रहा हूँ। नहीं, ये तो सही है। जी, अगर जैसे कोई आपके पद पर जो बैठा हुआ है, जी, वो अगर ढंग से काम नहीं करता है, किसी जी, को अगर ये है कि जी, जी। मेरे यहाँ पे आग लगी और इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या आगे किस पे मतलब रिपोर्ट सर कर सकता है कि सर मेरी बात सुनी नहीं अभी गई? मैंने आपको पूर्व में भी बताया था आप कि आपकी केवल बात 2 नहीं ही कर रहा सीढ़ियाँ हैं। नहीं, नहीं, बहुत मैं। आसान तरीका है आम हाँ, पब्लिक के लिए भी। सर 10-70 वो डायरेक्ट शासन का नंबर है, राहत आयुक्त महोदय जी के पास वो शिकायत पहुँच अच्छा। जाती है। तो उनके माध्यम से संबंधित जनपद से सवाल पूछा जाएगा कि आपने इस आपदा में क्या एक्शन लिया, और जो भी आप कॉल करते हो वो रिकॉर्ड होती है। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पोर्टल पे अपलोड हो जाती है कि उस पीड़ित ने आपसे क्या कहा और आपने उस पर क्या कार्रवाई की। तो ऐसा नहीं है कि आप कार्रवाई ना करके जनपद स्तर से आप बच सकते हैं। अगर आपने 10-70 डायल कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने उसकी शिकायत शासन स्तर तक उसकी सूचना पहुँच गई है और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई। वहाँ से फिर फिर वापस आ डाइवर्ट ही होके जाएगा। वो लखनऊ से मतलब उस डाइवर्ट होके कम से जनपद कम में उनकी आएगी। बात तो सुननी ही पड़ेगी बिल्कुल, जब बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। लखनऊ से कॉल कई आएगी। आपदा पीड़ित ऐसे होते हैं जो आते हैं कि हमें आपदा राहत नहीं मिली। हुँ, लेकिन हमने भी कई केसेज़ पर स्टडी की है।
बहुत गहन अध्ययन किया, उनकी लगभग 10 साल से डेटाबेस को पढ़ा है, 10 साल, 5 साल, 6 साल का डेटाबेस पढ़ा। उसमें फाइनली उनके ही स्तर से, जैसे कई 2 शिकायत हमारे पास भी आई थी, उनमें उनके डेटाबेस में कुछ कमियाँ थी। जैसे आप बिना पोस्टमार्टम के आप कहीं पर भी चले जाएँ, आप राष्ट्रपति महोदया जी के पास भी चले जाएँ, तब भी आपको आपदा से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आपके परिजन की डेथ होगी, उसमें अगर आप पोस्टमार्टम नहीं कराएँगे, चाहे पशुहानि हो या जानहानि, आपको आपदा राहत से कोई मदद नहीं मिलेगी। तो ऐसे भी काफ़ी प्रकरण आते हैं जिनमें खुद से पीड़ित, मतलब पहले से या तो उसे ये ज्ञात नहीं था कि पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है, उस समय तो उसने नहीं कराया, बाद में उनके परिजन फिर आपदा की डिमांड करते हैं कि हमें आपदा से राहत दिलाइए, तो वो मिल नहीं पाती, वो चाहे किसी भी कितने भी स्तर तक प्रयास अच्छा, कर। आप जो बचाव या राहत देते हैं, जैसे सर्दियों में अलाव होते हैं ना, राइट, जी। तो वो अलाव आपकी तरफ से होते हैं ना? हमारी तरफ से है ना? राजस्व लेकिन विभाग। कई बार जब लोग शिकायत करते हैं कि नगर पालिका पर लोग शिकायत करते हैं, बिल्कुल। तो इसमें गलती जब ढूँढनी होती है, लोग जी। नगर पालिका, तो आप लोग भी तो एक्शन लेते होंगे नगर पाल पे? बिल्कुल। कि हमने जो दे रखी है, हमने जो बजट वगैरह दिया होगा, नगर पालिका अगर काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे भी तो जनता पिस जाती है ना बीच में। अगर आपकी तरफ से तो ठीक है, बजट पास हो गया, उधर से नगर पालिका अगर एक्शन नहीं ले रही है, ऐसे में? सर देखिए, पहले आपको बता दूँ कि नगर पालिका अपना खुद से एक अलग बॉडी है, और राजस्व विभाग की तरफ से उन्हें इसलिए अलाव के लिए कोई स्पेसिफिक फंड नहीं जाता है। अब राजस्व विभाग का जो फंड जाता है वो तहसील को जाता है, यानी तहसील स्तर से जो अलाव लगते हैं उनके लिए हम फंड भी देते हैं, और शासन से उसका बजट आता है। नगर पालिका सेल्फ से अलग एक बॉडी है, और उनके स्तर से अगर कोई फंड आता हो, उसके मतलब सर्दियों में जो पाला गिरता है, उसकी वो फसल, वो भी आपके यहाँ उसी हाँ, वहाँ है क्या? फसल क्षति कोई भी होगी वो आपदा विभाग पे आ जाती है, राजस्व पे। लेकिन उसमें भी एक आपको बहुत बड़ा एक जियो में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फसल का नुकसान 33% से अधिक होना चाहिए। अगर वो 15% लिख के आ गया, 7% लिख के आ गया, तो राहत उन्हें नहीं, 33% या उससे अधिक, तब जाके उन्हें राहत सहायता मिलती है। 10% पे भी अगर कोई माँगने लगे, फिर तो ईज़िली कोई वो भी कर सकता है, अपने कि आप अपने खराब आप ही कर दे। खराब हो गई और नहीं मिलेगा, तो 33% हमारा हाँ, राजस्व विभाग की टीम जाती है, संबंधित तहसीलदार महोदय जी जाते हैं, और अगर 33% से अधिक होती है तभी उन्हें मदद मिलती है। किसी ने इस तरीके का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की? कभी कोई ऐसा केस हुआ हो? प्रेशर बहुत आता है, बाढ़ के समय ज़्यादा आता है। अच्छा, बाढ़ के समय बहुत प्रेशर कि आता है कि हमारी हमारी बकरी फसल। मर गई, इनको भी दिखा दो, उसी हाँ, में ही। नहीं, नहीं, ऐसा होता है? जनहानि नहीं, फसल क्षति पर ही बहुत आता है ऐसा कि हमने बीज बोया था, हमने ये किया था। हाँ। लेकिन हमारी टीम जाती है, राजस्व की टीम जाती है, बाकायदा सर्वे करती है, और अगर वो पात्र होते हैं, तो पात्रों को लाभ देती अच्छा, सर्वे आप पहले है। करते हो कि सर्वे हकीकत क्या है? बिल्कुल। ज़मीन बाढ़ पे जाके। अगर उस समय तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाढ़ हुँ, की स्थिति होती है, बिल्कुल। लेकिन बाढ़ के बाद भी फसल अगर होती है, तो कुछ ना कुछ अवशेष वहाँ पर मिलता ही है कि फसल थी, तो उसके बिहाफ़ पे भी हम देते हैं। अगर सर्दियों जुता में हुआ खेत भी लगता है, तो ऐसा अच्छा, अच्छा। प्रतीत होता है कि बोया हुआ है, उस हाँ, पर भी मदद देते हैं। तो सर्दियों में क्या-क्या आप लोग तैयारी करते हो जैसे? सर्दियों में सबसे पहले तो हम सभी संबंधित तहसीलों को एक अपनी जेम पोर्टल पे बिड डलती है, जिसके हुँ, माध्यम से हम ब्लैंकेट प्रोक्योर करते हैं, कंबल, हाँ। और सभी तहसीलों को उनकी डिमांड के आधार पर सभी तहसीलों को 1000, जैसे अभी इस बार 1200 कंबल प्रत्येक तहसील दिया था, तो हुँ, वो कंबल सभी तहसीलों में जो गरीब, असहाय और ऐसे लोग, निराश्रित लोग होते हैं, उनको हुँ। वो निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी, तहसीलदार महोदय के माध्यम से भी, राजस्व निरीक्षक के माध्यम से भी वो वितरित किए जाते हैं। हमारे अधिकारी महोदय भी कई बार अपनी गाड़ियों में रखते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी समय हम अलाव की व्यवस्था करते हैं, और हुँ, एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं हम। सर्दियों में ऐसे लोग जो हमारे इटावा आए हों किसी काम से दूर-दराज से, और उन्हें बस नहीं मिली, या वो फँस गए, इटावा में रुक गए, तो हुँ, उनके लिए हम शेल्टर होम की व्यवस्था करते हैं। जी। आपने देखा हो, रेलवे स्टेशन पर हम एक तंबू में शेल्टर होम बनाते हैं। इस बार उसमें 2400 लोगों ने स्टे किया था। 2400 लोग उससे लाभान्वित हुए। अ, उसमें स्पेशली उस समय कुछ बच्चों के एग्ज़ाम भी पड़ गए थे, हुँ, तो उनमें लगभग 100 की कैपेसिटी में हमने बेड की व्यवस्था की थी। तो वो बच्चे आके रुकते हैं, निःशुल्क रहता है वो, और बढ़िया से रज़ाई, गद्दा, कंबल, और उसके बाहर एक अलाव की व्यवस्था भी कर देते हैं। नहीं, इसकी ऐसे हम तो मैं तारीफ़ करूँगा, मैंने बिल्कुल। खुद भी देखा है, और सर्दियों में रात काटना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत बड़ी बिना आपके, मुश्किल अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, गरीब हाँ, आदमी उसको 600, 700, 800 रुपए का होटल नहीं ले सकता है, वो निःशुल्क हमारे शेल्टर होम में। एक शेल्टर होम हमारा स्थायी, जिसमें 100 लोगों की कैपेसिटी है, सुंदरपुर पे, और एक हमारा जेल रोड के पास है, और इस तरीके से हम लगभग 10-11 लोकेशंस पर बनाते हैं, और बहुत स्थायी का मतलब अभी भी चलता है? नहीं, स्थायी का हाँ, मतलब है वो स्ट्रक्चर स्थायी है। अच्छा, अच्छा, हाँ, टेंट और नहीं है। हाँ, और जो अस्थायी का मतलब है, हम टेंट के माध्यम से उस समय अस्थायी रूप से बनाते हैं। सर्दियों में जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो सर्दी का जहाँ-जहाँ समय, ज़रूरत पड़ रही है, उस जहाँ भी जगह पे ज़रूरत पड़े, रहते हैं। रेलवे स्टेशन, अच्छा, बस अड्डा, भीड़-भाड़ वाले आयोजन हाँ। स्थल, वो सभी जगह बनाते हैं। अच्छा, सर अगर जैसे किसी
को कोई नुकसान हुआ, जैसे आग लग गई फसल जी, में, उसे अगर जानकारी नहीं है जी। कि इससे राहत मिलती मुआवज़ा है। मिल सकता है, राहत मिल सकती है, हुँ। तो उसका कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने समय में आपको अपील करनी है या माँग करनी है? देखिए, एक बहुत आसान तरीका आज आपको बता रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि मेरी इस पॉडकास्ट के माध्यम से जन-जन तक पहुँचे। बहुत एक आसान तरीका है, आपको संबंधित लेखपाल को बस खबर करनी है अच्छा। कि आप आइए सर, हमारे यहाँ ऐसी घटना हो गई है। ग्राम प्रधान के माध्यम से शहरी क्षेत्र में लेखपाल को बुला लीजिए और हुँ। अगर नहीं हो, तो फिर 10 से 70 का नंबर ऑप्शन खुला हुआ है। आप मुझे फ़ोन करिए, हम आपके पास संबंधित जो भी लेखपाल होंगे, उनकी मदद पहुँचाते हैं। अच्छा, अच्छा। ऐसा कई बार हो जाता है कि पड़ोसी फ़ोन कर देता है कि सर उनके यहाँ ऐसा हो गया, उनके हुँ। पास फ़ोन नहीं है, तो हम बस गाँव, पता, मोहल्ला लिख लेते और संबंधित तहसील को अवगत कराते कि तत्काल इस पर आख्या लगा के हमें बताइएगा, अगर उसका नुकसान हुआ है तो पोर्टल पे चढ़ा के उसका पेमेंट करें। अच्छा। और कल जो 2 घटनाएँ परसों हुई थी आंधी-तूफ़ान में हमारी हुँ। जनपद में 2 जनहानि हुई थी, आपको बताना चाहें। जिलाधिकारी महोदय जी का निर्देशन और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि आपदा पीड़ित व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर राहत सहायता उसके परिवार के खाते में जानी चाहिए। 8 लाख रुपए, कल 4-4 लाख रुपए दोनों पीड़ितों के खाते में कल दोपहर में ही उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। 24 घंटे के अंदर आप मतलब सर्वे भी कर लेते हो क्योंकि वो ज़रूरी बिल्कुल, बिल्कुल। पार्ट पोस्टमार्टम है ना? इसमें हमारे जनहानि पोस्टमार्टम वगैरह ये सब हाँ, चीज़ें करके 24 घंटे में 24 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार के अकाउंट में हम खाता में पैसा ट्रांसफ़र करने का ही निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी का और इटावा जनपद में उसको 100% फ़ॉलो कर रहे हैं। एक बार वो आंकड़ा फिर से बताइए जो आपने कहा कि साल भर में हमने इतने करोड़ क्या था? आपने कहा था जो? जनहानि और पशुहानि और मकान क्षति ये अलग मद नौ में जो भी हमारा खर्चा होता है, हाँ। उसमें जैसे फसल क्षति है, हुँ। तो लास्ट ईयर 2000 जो 24-25 में जो बाढ़ आई है, हुँ। 25-26 में सॉरी, उसमें हमारा लगभग 2.5 करोड़ रुपए फसल क्षति में बाँटा। 2023-24-25 में लगभग 4 करोड़ 82 लाख रुपए अतिवृष्टि भी हुई थी। अच्छा, मतलब अच्छा। बाढ़ ऐसा नहीं कि नदी में बाढ़ आ गई, अगर पानी भी लगातार 2-3 दिन गिर रहा है, तो भी फसल नष्ट हो जाती है। तो इधर सिहुआ, कुर्रा ये जो क्षेत्र है भरथना का और ताखा का, बहुत भीषण नुकसान हुआ था। लगभग आप समझ लीजिए 100% फसल नष्ट हुई थी। हुँ। तो उनको सभी पीड़ितों को लगभग 10,000 किसानों के खाते में 4 करोड़ 82 लाख रुपए हमने हुँ। आहरित किया था, उनके खाते में ट्रांसफ़र किया था ई-पेमेंट के माध्यम से। तो इस तरीके से अगर कोई भी घटना घटती है, तो बस पीड़ित को एक मतलब ये हमारे तक सूचना पहुँचानी रहती है, हुँ। मदद हम पहुँचाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। अब हम थोड़ा-सा ये जानना चाहते हैं एक बार क्योंकि मुझे जैसे पता है, जी, हम आपके थ्रू जानना चाहेंगे कि कौन-कौन सी आपदाओं में आपसे मतलब आपदा विभाग बिल्कुल, से बिल्कुल। पब्लिक संपर्क कर सकती है? देखिए ब मौसम वाइज़ हम लोग कर देते हैं, जी, जैसे सर्दियों में सर्दी में शीतलहर के समय जो भी कोल्ड वेव से भी अगर किसी की जनहानि हो जाती है, हाँ, तो निश्चित तौर पर वो आपदा ही मानी जाती है। जी, तो उसमें भी हम जो हमारा मुआवज़ा है 4 लाख रुपए, हाँ, अगर कोई जनहानि हो जाती है और उसको भी पीड़ित को हम हीट वेव है जैसे इटावा जनपद में वर्तमान में चल रहा है। हाँ, गर्मी से भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा से आपदा घोषित किया गया, तो अगर गर्मी से भी किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, हुँ, तो उसे भी 4 लाख रुपए बशर्ते पोस्टमार्टम में उसकी गर्मी से हीट वेव से जो डेथ है उसकी पुष्टि होनी चाहिए। हुँ, और बरसात, भारी बेमौसम भारी वर्षा, लाइटनिंग, जनपद इटावा की सबसे बड़ी जो आपदा है लगातार 4 वर्षों से हम टॉप किए हुए हैं जिसमें मतलब जनपद की सबसे बड़ी अगर आपदा कहें तो हुँ, डूबने की घटना है। जो अच्छा, जनपद इटावा में नदियाँ चंबल, सेंगर नदी, यमुना, कई कैनाल भी हैं, हुँ, तो उनके कारण और कई गड्ढे पोखर में भी, स्विमिंग पूल में भी लोग और लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि हम अगर अवेयरनेस भी कर रहे हैं, तो हम अवेयरनेस कर रहे हैं जनपद इटावा वासियों के पास मतलब उन्हें जागरूक कर रहे हैं और डूबने वालों में ज़्यादातर दूसरे जनपद के लोग, दूसरे राज्यों के बच्चे जो आते अच्छा, हैं और जनपद इटावा आते हैं, वो रिश्तेदार के होते हैं, उन्हें अनुभव नहीं होता है और हाँ, वो गाँव के बच्चों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, परिवारीजनों के साथ जाते हैं और डूबने की घटनाएँ बहुत हो रही हैं। तो उसके बाद ऐसे में जैसे नाना के घर पे आए, मामा के घर बिल्कुल, पे आए बिल्कुल बच्चे, रिलेटिव के घर है आए ना? बच्चे तो डूब रहे अब हैं, वो बच्चों के साथ खेलने गए और डूब गए। डूब गए, तो तो ऐसी घटनाएँ उसमें बहुत फिर ज़्यादा हो रही ये हैं। आप यूपी जैसे कोई दूसरे उससे आया, एमपी बिल्कुल, से आया, बिल्कुल। तो यूपी वाले फिर करेंगे मदद इसमें कि एमपी वाले? देखिए, बहुत स्पष्ट जियो है कि अगर जिस जनपद, जिस राज्य के जिस जनपद में घटना घटित होती है, मरने वाला व्यक्ति कहीं का भी हो, राहत सहायता उसे उसी जनपद से मिलती है। अगर अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इटावा का एक व्यक्ति कन्नौज में डूब गया, हुँ, तो हमने बस कन्नौज के जो उपजिलाधिकारी संबंधित तहसील के थे, उन्होंने हमें डिटेल भेजी कि हुँ, इस व्यक्ति की मुझे खाता संख्या, आधार, परिवारीजनों की डिटेल हुँ, भेजिए। हमारे यहाँ इनके डूबने की घटना हुई, पोस्टमार्टम में इनके डूबने की पुष्टि भी हुई। तो हमने उन्हें डिटेल शेयर कर दी, उन्होंने उसे पेमेंट कर दिया। या और हमारे जनपद में कल अभी
जसवंत नगर में फिरोजाबाद का 2-4 दिन पहले एक बच्चा डूबा, ठीक है? तो वो फिरोजाबाद का था लेकिन डूब चूक जसवंत नगर में गया, उसको भी यहाँ जनपद इटावा से पेमेंट हुआ है। पीड़ित परिवार से जो भी संबंधित दूसरा जनपद होता है, वहाँ की संबंधित तहसील से हम केवल डिटेल शेयर कराते हैं कि आप अच्छा। मुझे डिटेल दीजिए, पेमेंट हम करेंगे। अच्छा, तो घटना जिस जनपद में होती है, उसी को पेमेंट अच्छा, करना अच्छा। होता जैसे है। ये कोई बच्चा मान लो आपने कहा डूबने वाली बात, जी, जी। अगर कोई बच्चा स्विमिंग पूल में डूब जाता है, जी। वो इसमें गिना जाएगा? स्विमिंग पूल में डूबने की घटना एक्चुअली वो आपदा में पहले नहीं था, लेकिन अभी चूँकि डूबने से शब्द अगर आ रहा है, हुँ। तो वो डूबने की अगर घटना हो रही है, तो निश्चित तौर पर वो आच्छादित होती है और हमारे ऐसे पेमेंट उसका होता है। ये एक आपने जो दिया था मुझे कि किस-किस उसमें बाढ़ में, सूखा में, जी, अग्निकांड, जी, ओलावृष्टि, जी, भूकंप, सुनामी, बादल फटना, जी, कोहरा और चक्रवात, भूस्खलन और कीट आक्रमण, जी। हिमस्खलन। बर्फ तो यहाँ पे जब है ही गिनती नहीं, नहीं है, है जी, ना? बिल्कुल हाँ। कीट आक्रमण, इसकी भी घटनाएँ ये होती होंगी? बीच में एक टिड्डी दल आपने सुना होगा, हाँ, इस तरीके से आता था, हाँ। तो अगर वो फसल पूरी नष्ट कर देता है, हुँ, तो उस समय के लिए ऐड किया गया था, लेकिन हुँ। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जनपद में ऐसा कोई भी मतलब साँप के डिज़ास्टर काटने से भी वो आपके सर्पदंश अलग है, सर्पदंश एक अलग आपदा है, डिज़ास्टर वो अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आपदा घोषित है, सर्पदंश अच्छा, और इसमें हमारे यहाँ जैसे बेमौसम भारी बारिश, जी, है ना? अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत बिजली आकाशीय गिरना, लाइटनिंग से आंधी-तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना। नाव बाढ़ के समय हमारे एक्चुअली कोई घाट नहीं है, जनपद इटावा में कोई हाँ, घाट नहीं है हाँ। और कोई हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसा नहीं चलता है, जैसे आपने देखा हो कुंभ में घाट है, वाराणसी में, प्रयागराज में, वाराणसी में, कई जनपदों में है, हुँ। जहाँ घाटों पे नाव इस घाट से उस घाट तक अच्छा, लोगों को अच्छा। टूरिस्ट का हमारे यहाँ ऐसा कुछ अपने नहीं यहाँ है, का केस केवल है ये। बाढ़ की स्थिति में हम अलर्ट रहते हैं स कि कोई नाव हम ऐसा सीवर, करना सफाई, गैस रिसाव, जी। इसमें भी आपदा का हो जी, जाएगा। बिल्कुल। सीवर सफाई, गैस रिसाव भी एक आपदा है। हुँ, अगर सीवर क्लीनिंग करते समय किसी की जान चली जाती है, हुँ। तो निश्चित तौर पर उसको भी राज्य आपदा मतलब घोषित है और उसको ये मतलब कई चीज़ें लोगों को पता नहीं होंगी शायद, कि बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। इसमें लिखा है बोरवेल में गिरना, जी, तो हमारे वो भी जनपद में 2000 शायद इसकी एक घटना है, उस बच्चे को मतलब 4 लाख रुपए की राहत सहायता दी गई थी। अच्छा ये नहर, नाला, गड्ढा, तालाब, पोखर कहीं पे भी अगर कहीं पे भी डूब जाए, डूब डूबने की कर घटना में हम स्पष्ट देंगे, बस शर्त यही है कि कोई आपराधिक केस ना हो कि तो जैसे ये आत्महत्या सांड या से लड़ाई हो, किसी ने सांड ने मार जी, दिया, बिल्कुल। है ना? तो वो राज्य आपदा है मतलब आपको अगर सांड से चोट हुई घायल हो गए इसमें एक ये भी जीव है कि अगर आप घायल हो गए हाँ, तो आपको 24 घंटे तक हॉस्पिटलाइज अगर आप हैं तब आपको जाके 5400 रुपए की राहत सहायता मिलेगी अगर आप एक सप्ताह हैं या उससे अधिक है तो 16,000 रुपए की राहत सहायता है और यदि जनहानि हो जाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी आएगी हाँ। 4 लाख रुपए की राहत सहायता अच्छा, जी अगर जैसे कोई कुत्ते की वजह से गिरता है, सांड की वजह से गिरता है, तो कुत्ता उसको नहीं सर कुत्ता नहीं, कुत्ते की वजह से नहीं हाँ, केवल सांड की वजह से अगर स्पष्ट नहीं एक लिखा बार हो जैसे कुत्ते पीछे पड़ जाएँ, जी सांड में भी वही होता है ना, आदमी भागने की कोशिश करता है, सांड उसे मार दे या फिर कुत्ता उसे दौड़ाए और वो गिर जाए, हमारे तब पास वो जो नहीं काउंट होगा। पंचनामा में अगर सांड लिख के आएगा तभी हम मदद कर पाएंगे। पंचनाम नहीं, घायल, हाँ, वो किसी भी कुत्ते से घायल होने से तो रोड एक्सीडेंट हो गया, अच्छा, रोड एक्सीडेंट है वो। तो सांड भी जैसे रोड पे जा हाँ, रहा है, ले वो सांड ने सांड को टक्कर मार दी, डिज़ास्टर में कंसीडर किया है ना उसे। अच्छा, उसे इसमें आपदा में अलग राज्य से आपदा में डाला गया सांड और नीलगाय, है। नीलगाय इन दोनों दोनों को को आपदा में सूचित आपदा में इन्हें कंसीडर किया गया है। अच्छा, अच्छा, घायल पे भी है, ये जी, अच्छी जी, नई बात मुझे समझ में आई, है ना? अच्छा, ये एक चीज़ और, जैसे ये अब इस साल नया आया अलर्ट वाला, जी। पिछले 5-10 साल में और अब हुँ, कितना बदल गया है आपदा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जल्दी सूचना, जल्दी काम करने के बिल्कुल। माध्यम से? देखिए मैं स्वयं मैंने आपको बताया कि मैं देश के लगभग 8 राज्यों में काम किया। करीबी देश श्रीलंका, नेपाल, काठमांडू में काफ़ी समय रहा मैं। हुँ, आपदाएँ जो डिज़ास्टर्स हैं, पहले प्रत्येक व्यक्ति यही बोलता था कि वो बताकर नहीं आती है, दुर्घटनाएँ बताकर नहीं होती हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमारे पास स्वयं के पास और हमारी सेना के पास, हमारी एनडीआरएफ के पास तो इवन ये तक कहा गया कि कई देशों ने कहा कि इंडिया की जो एनडीआरएफ है, वो अपनी जो उसके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो एसडीआरएफ के पास जो इक्विपमेंट्स हैं, उनका डेटा शेयर करे। मतलब एक दूसरी कंट्री के लिए भी एक वो मोटिवेशन बन रहा है कि उनकी तरह हम भी लें। हुँ, तो हमारे पास जो इतनी अभी मैं लखनऊ लगभग ढाई लास्ट ईयर 2.5 महीने लखनऊ में था, एसडीआरएफ मुख्यालय पर ही था। हुँ, हमने उन्हें बहुत बारीकी से समझा और जाना कि किस तरीके से वो आपदाओं के बीच जाकर सुरक्षित रहते हैं और लोगों की जान बचाकर रेस्क्यू करके सुरक्षित वो भी स्वयं भी सुरक्षित रहते हैं। एक्चुअली रेस्क्यूअर की भी अपनी जान होती है। बिल्कुल। पर हम एज़ ए एक्सपर्ट हमसे पूछा जाए
मैंने भी कई बार लोगों को क्लोरीन लीकेज से रेस्क्यू किया, कन्फाइंड स्पेस एंट्री से रेस्क्यू किया। कन्फाइंड स्पेस मतलब सीवर लाइन, टनल में फँसे हुए लोगों को बाहर निकाला। कई बार मैंने भगदड़ या दुर्घटना जैसी स्थिति में मैं मौके पर था, लोगों को रेस्क्यू किया। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोगों को जो प्रशिक्षण मिलता है, उसमें ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, जान बचा सकें। और हम भी जब काम करते हैं, तो ये स्पष्ट बता रहा हूँ कि हम लोग भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब कन्फाइंड स्पेस एंट्री में जाता था, तो मेरी राइट रिस्ट पर मैं राइट और लेफ्ट पर दोनों पर गैस मॉनिटरिंग डिवाइस को होल्ड कर लेता था। हेड माउंटेड जो टॉर्च माउंटेड हेलमेट था, उसके माध्यम से आगे बढ़ते थे। और जैसे ही मेरे पास ऑक्सीजन की कमी रहती थी, तो हम आर्टिफिशियल डिफिब्रिलेटर और एक हमारे पास जो सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus 2 प्रकार के होते हैं। एक अगर हमें पानी के अंदर जाना पड़ रहा है किन्हीं कारणोंवश, तो हम सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग apparatus का प्रयोग करते थे। यदि हमें नॉर्मल एनवायरनमेंट में टॉक्सिक गैसेस में जाना है, किसी का रेस्क्यू करना है, जैसे हमारे रेस्क्यूअर्स भी जाते हैं, तो वो सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus का यूज़ करते हैं। SCBA बोलते हैं उसको, स्काबा। आपने देखा हो फायर के लोग भी पीछे एक सिलेंडर पहनते हैं, मुँह पे मास्क लगा लेते हैं। हम भी जब कभी ऐसा होता था, तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री में जाते थे, तो स्काबा का प्रयोग करते थे या किसी भी और इक्विपमेंट का प्रयोग करते थे। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी रेस्क्यूअर्स हैं या जो भी जितने भी एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, सब इक्विपमेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। उसके बिहाफ़ पर ही हम रेस्क्यू या कोई भी बड़ा ऑपरेशन कंसीडर करते हैं। आप जैसे रेस्क्यू आपने बताया कि हम लोग करने जाते हैं, तो रेस्क्यू वालों की ट्रेनिंग कहाँ होती है? देखिए वो जो रेस्क्यूअर्स हैं ऑलरेडी वो या तो पुलिस से सेलेक्टेड जवान हैं या हाँ। वो सेना के जवान हैं। जो एनडीआरएफ है वो तो सेना में ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रहते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उन्हें एनडीआरएफ में दिया जाता है। हाँ। तो उनका प्रशिक्षण तो राष्ट्रीय स्तर पे सेना के द्वारा एसडीआरएफ मुख्यालय पे या एनडीआरएफ का उनका खुद का गाजियाबाद या वाराणसी बटालियन पे होता है। और बाकी अदर डिपार्टमेंट का एडिशनली ट्रेनिंग या प्रशिक्षण होते रहते हैं समय-समय पर। आप भी नए लोगों को ट्रेनिंग देते होगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एज़ ए ट्रेनर मतलब जो भी हमें दिशा निर्देश आते हैं या जो भी बोला जाता है, जैसे अभी मैं 2.5 महीने लास्ट ईयर समूह सखी दीदियाँ जो होती हैं आईसीआरपी, जिन्हें समूह की दीदियाँ होती हैं, उनको मैंने लगभग 2.5 महीने बाढ़ प्रबंधन पर लखनऊ में प्रशिक्षण दिया, 2.5 महीने पढ़ाया। वापस आते जनपद में जैसे मैं बहुत जगह पर एज़ ए ट्रेनर लेक्चर लेने के लिए जाता हूँ, डाइट पर जाता हूँ और भी जगह जाता हूँ, बकेवा ट्रेनिंग सेंटर पे जाता हूँ और गाँव पर मैं स्वयं का अपना खुद का एक निःशुल्क क्लासेस लेता हूँ। अच्छा। आपदा प्रबंधन के कई राज्यों के आगरा विश्वविद्यालय के या दूसरे विश्वविद्यालयों के बच्चे जो डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट या एमए इन डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, उनकी मैं निःशुल्क क्लासेस ऑनलाइन लेता हूँ और छुट्टी वाले दिन या रविवार को मैं निःशुल्क क्लासेस अपने घर पर लेता हूँ। तो पढ़ाना एक अच्छा भी लगता है लोगों को, मैं खुद भी अपना रिफ्रेश हो जाता हूँ, दूसरों को भी जागरूक करता हूँ। ये एक बार शायद मैंने ये भी देखा था कि जो बच्चे थे मतलब युवक हैं, युवतियाँ हैं, हुँ। उनको शायद आपदा प्रबंधन ने इनवाइट किया था कि आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आइए, अच्छा, उनको उनके बारे में मैंने आपसे ज़िक्र किया था, वो आपदा मित्र हैं। आपदा में। हमारे जनपद में 100 बच्चे हैं जिन्हें 12 दिवसीय स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो एसडीआरएफ है, हुँ। उनके मुख्यालय पे उनका आना-जाना, रहना-खाना सब यूपी जो एसडीएमए है उनके माध्यम से किया गया और उन सभी को वहाँ प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद वो जनपद वापस आए हैं। जनपद में वो स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। हुँ। 26 होमगार्ड भी हमारी जनपद में जिन्हें आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। उनको पैसा मिलता है, सैलरी कुछ? नहीं, वो ऑलरेडी होमगार्ड है, उनको तो सैलरी होमगार्ड की मिलती है। हुँ। आपदा मित्र हैं, तो उनको वो तो स्वयं सेवक के रूप में है। हुँ। यदि जनपद में जैसे कुंभ में जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, हुँ। उनको वहाँ पर पर डे के हिसाब से कुछ मानदेय टाइप का दिया जी, जाता है। उस पे हम आएँगे। एक चीज़ ज़रूरी दिमाग में आई, जैसे आपने अलर्ट दिया जी, कि यहाँ बाढ़ आने वाली है, सब लोग खाली कर दें। जी, अगर कोई खाली नहीं करता है जी, और बाढ़ में डूबकर मर जाता है या हुँ, कोई हानि होती है उसकी, जी। तो ऐसा तो नहीं कि विभाग ये कह दे कि हमने तो अलर्ट दिया था, है ना? वो लोग नहीं हटे तो उनकी गलती है या कुछ कटौती कर दे मुआवजे में, ऐसा तो नहीं, नहीं होता है? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो हम प्रयास करते हैं कि 100% बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है, उसको खाली करा दिया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं और देखिए हमको बीबीएस की ट्रेनिंग मिली हुई है, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ट्रेनिंग जो हमको दी गई है। हुँ। हम हर तरीके से ये आपका जो सवाल है, हुँ। ये घटना मेरे साथ अभी इसी साल एक अंदावा गाँव है, हुँ। चकन नगर तहसील का। अंधावा। वहाँ एक अंकल जी की सूचना प्राप्त हुई कि महोदय खेत में झोपड़ी डाले थे और वो बाढ़ में फँस चुकी है। हुँ। मतलब महरूम टाइप के हो गए थे वो, उनकी झोपड़ी के चारों तरफ पानी आ चुका था, हुँ। लेकिन इतना नहीं था कि मैं आसानी से उन तक
मुझे गाँव वालों ने बताया कि अभी अभी इतना पानी नहीं है, तो मैं एक्चुअली लाइफ जैकेट पहने हुए, तो उन तक गया, बात की, तो वो बहुत प्रयास के बाद एक छोटी-सी जिद पर अड़े थे कि उनका भूसा इसी में है। अच्छा। कि फिर भूसे की वजह से अपनी लाइफ रिस्क में ले रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप चलिए, मैं भूसा भी आपको दूँगा और प्रयास करूँगा कि यही भूसा आपका भी शिफ्ट करा दूँ। ग्राम प्रधान से बात की और ग्राम प्रधान ने अपने जनपद के वहीं के लोकल के कुछ लोग बुलाए और भूसे के बैग आए, उनको शिफ्ट करा दिया। हुँ, ऐसा कई बार हो जाता है कि लोग बहुत प्रयास के बाद भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो हुँ, इस स्टेज तक आ जाते हैं कि जब बिल्कुल एकदम पैनिक स्थिति हो जाए, हुँ, तब फिर वो फ़ोन करते हैं कि आप नाव भेज दीजिए हमारे पास। एक महोदय जिलाधिकारी महोदय जी को फ़ोन किए थे कि नाव नहीं दिख रही, जबकि नाव एक्चुअली क्या है, नाव का जो माध्यम है वो रोड तो हो नहीं सकता है, तो बिल्कुल। पानी के माध्यम से नाव हमने ऑलरेडी यहाँ चंबल नदी में डाली हुई थी, पर वो ये कह रहे थे हमारे दरवाजे पे एक भी नाव नहीं है। तो ऐसी भी कई बार सहयोग करना आप चाहिए इतना पैनिक तो पब्लिक सिचुएशन को। कर देते हैं, तो वो हाँ, मतलब कह रहे थे कि हमारे दरवाजे पे हमें एक आ जाए 1-2 नाव। तो हमने कहा नाव पानी के माध्यम से आपकी ओर आएगी, क्योंकि हुँ, सूखे की तरफ से नाव पानी में जाएगी नहीं। बिल्कुल। नाव ऑलरेडी हमने स्टीमर अंदर किए हुए हैं। हुँ, अगर आपकी तरफ जैसे-जैसे गाँव में पानी आ रहा है, वो आपकी मदद के लिए आएँगे और आपको हेल्प करेंगे। तो हुँ। कई बार अकारण भी कुछ ऐसी स्थितियाँ लोग उत्पन्न करते हैं, अच्छा ऐसा भी है लेकिन पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है, ऐसा कुछ भी जगह पे ऐसा होता है, लेकिन बाकी मैं तारीफ़ करूँगा, लगभग इस बार हमारे 13 और 7 जसवंत नगर, 3 सदर और 13 गाँव चकन हुँ, नगर। ऐसी कहीं से भी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई, जहाँ से पब्लिक ने सपोर्ट ना किया हो। एक आध जगह पर ऐसी अगर स्थिति भी आ रही थी, तो हमारे खुद उपजिलाधिकारी महोदय जी गए, उनसे हुँ, बात की और वो लोग शेल्टर होम में रहे। उनके लिए रहना, खाना और बहुत अच्छी व्यवस्था हमने उनके शेल्टर होम में की थी। इवन जनरेटर की व्यवस्था की थी, ताकि वो रात में हुँ, अंधेरे में ना रहें, क्योंकि लाइट जाने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जब बाढ़ आती है, तो हमें सबसे बड़ी समस्या हमारी लाइट और हुँ, कम्युनिकेशन की रहती है। नेटवर्क, कम्युनिकेशन के लिए एक और बहुत अच्छी बात है कि जनपद इटावा में एक हैम रेडियो है। हैम रेडियो। हैम रेडियो है, वो एक शिक्षक हैं मनोज कुमार जी, हुँ, उनके पास निजी है और वो लाइसेंस होल्डर हैं। वो ऐसी फैसिलिटी है कि जब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम पूर्णतः ध्वस्त हो जाए जनपद का, हुँ, उसके बाद भी वो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आकाशवाणी छतरपुर और लखनऊ से हमारी बात करवा रहे थे। ये हमने अच्छा। मॉक ड्रिल में उनका टेस्टिंग की और बहुत सक्सेसफुली रहा कि छतरपुर ने उनसे पूछा कि क्या कोई इमरजेंसी है, क्योंकि उन्होंने इधर से इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी रिलीज़ की होगी, तो हुँ, वहाँ से उन्होंने पूछा कि जनपद इटावा में कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, मैं आपकी मदद करूँ। अच्छा, तो बड़ा अच्छा, अच्छा अच्छा। लगा और वो निजी है, उन्होंने बाई पैशन अपने घर पे सेटअप लगा रखा है, लेकिन फिर शासन ने उनको लाइसेंस दे दिया, तो हुँ, वो आपदा की स्थिति में हमारे लिए एक बहुत अच्छी, जनपद इटावा के लिए बहुत अच्छी बात अच्छा जैसे आग बुझाने वाला है। जो जी, जी, होता है ना एक्सटिंग्विशर। सिलेंडर, जी। है ना? ऐसे कोई उपकरण पब्लिक को रखने नहीं चाहिए घर पे? या मतलब सरकार का कुछ ऐसा है कि कम दामों पे हर घर में होना चाहिए? मुझे जो लगता है कि हर घर में होना चाहिए। अगर किसी बिल्कुल। को लेना है, जी, तो कहीं से ऐसा सस्ता मिल जाए विभाग की तरफ से कोई ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मेरा जो मानना है हुँ, कि उदाहरण के तौर पे आपको बताऊँ, अगर आप अपने घर में इलेक्ट्रिक सेफ्टी करना चाहते हो, हुँ, एक बहुत सस्ती, मतलब आप आपके अगर किसी परिजन को इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाए, करंट लग जाए, हुँ, आप क्या अपेक्षा करते हैं कि 5-10 हज़ार में वो बच जाएँगे या इलाज हो जाएगा? हुँ, कितने, मतलब कुछ सीमा नहीं है कि उस उनके कितने रुपए खर्च हो हाँ, जाए। जबकि आप अपने घर पे रेज़िडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, एक आरसीसीबी डिवाइस है, हुँ, 30 एम्पीयर की, 32 एम्पीयर की, वो आप अपने घर पे उसको मेन स्विच बोर्ड के पास लगा दीजिए। हुँ, जैसे ही घर की किसी भी ह्यूमन अर्थिंग को टच करेगा, वो पूरे घर की लाइट को ट्रिप कर देता है। मतलब आपके अच्छा, घर में हल्की-सी वर्म ज़रूर हो सकता है किसी परिजन को, आपके परिवारीजन को, हाँ, पर करंट जो आप बोलते हो कि उसकी जान नहीं बहुत जाएगी। जान नहीं जाएगी, ये तो इसकी तो 100% श्योरिटी लेता हूँ। पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है। एक फायर एक्सटिंग्विशर है, घर में आग लग जाती है, तो वो हाँ, पानी, अब पानी सारी आगों पे डाला नहीं जा सकता। नहीं, इलेक्ट्रिक अगर स्पार्क हुआ और फायर हुई है, नहीं उस कर पर अगर, सकते। इंडियन कल्चर में क्या है, सबसे पहले लोग पानी लेके दौड़ते हैं। हुँ, तो कई बार लोग पानी डालते हैं और करंट के कारण इलेक्ट्रोक्यूशन से उनकी डेथ हो जाती है। मतलब अच्छा, आग बुझाने गया हाँ, सही है, बेचारा, सही। किसी की मदद करने गया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि लकड़ी की आग नहीं है, इलेक्ट्रिक फायर है। हाँ, जैसे ही बकेट उसने पलटी और उसको हुँ, इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ, डेथ हो गई। ऑन स्पॉट फैटेलिटी तक के केसेस कई रिकॉर्ड में हैं। अच्छा, तो अच्छा। फायर एक्सटिंग्विशर की अभी भी मार्केट में कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। ₹1200 का स्टार्टिंग है और एक अच्छा, फायरबॉल करके एक और डिवाइस आई है, जो हाँ, आप इलेक्ट्रिक किसी भी इक्विपमेंट के पास आप लगा दीजिए, हुँ, 70 प्लस डिग्री सेल्सियस होगा, वो ऑटो ब्लास्ट करके आग बुझा देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्चार्ज करती है। ऑटो ब्लास्ट, ऑटो ब्लास्ट, जहाँ पर फेंकने भी की ये भी फॉल ज़रूरत नहीं सीलिंग है। हो, इलेक्ट्रोक्यूशन, जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल रूम हो, या जिस घर में फॉल सीलिंग जैसे होटल्स, मॉल्स या किसी के घर में भी करा रखी हो, एक 500 कॉस्ट की केवल वॉल है और अच्छा, 5 इयर्स वारंटी है उसकी।
5 ईयर्स तक लाइफ है उसकी। अगर आप पास एक बार ले लो और कहीं पे वो उसी में स्टैंड आता है मेरे ऑफिस में, आप कभी विजिट करेंगे आपको जरूर निश्चित तौर पे दिखाऊंगा, बिल्कुल। या फायर एक्सटिंग्विशर वॉल करके सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। 500 रुपए की डिवाइस है केवल, हम्म। मैं ऑटो तो खुद से सेंस करती है। मैं तो ये बिल्कुल। सरकारों से ये अपील करूंगा हम्म, कि जैसे सिलेंडर हैं या जो अभी बॉल बताई है जी या जरूर। जो भी डिवाइसेस हैं, तो उनके उनको आसानी से और कम दामों पब्लिक पे, तक। हर घर में मेरा मानना है कि एक सिलेंडर होना चाहिए, जी और उसका एक प्रशिक्षण हो जाए, है ना, और हर किसी को जो पहली एक, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आपदा के समय दिमाग काम नहीं करता, बिल्कुल है ना, तो सिलेंडर अगर है दिमाग घर में, तो सबसे पहले हम कम से कम सिलेंडर से बुझा सकें, बिल्कुल। या और जैसा आपने बताया कि बिजली के आग को हम इलेक्ट्रोक्यूशन, हाँ, पानी से बुझाने के तो वैसे ही खत्म हो गया, है करंट ना। लग जाएगा। अच्छा, एक और जरूरी चीज जो, जिसको हम प्राकृतिक तो नहीं कहेंगे, दैवीय नहीं कहेंगे, लेकिन मानवीय कहेंगे, जी वहां पे कई बार जनहानि होती है। कई बार देखो कोई सेलिब्रेशन में जी कोई खत्म हो गया, जैसे भीड़ बहुत सारी है, जी भगदड़ मची, कई बार कोई जैसे इटावा में ही एक बार एक सिंगर आए थे, तो उसके बाद काफी भगदड़ मची, कई लोग घायल भी हुए, रैलियों में होते हैं, उस समय कैसे आप करते हैं मैनेजमेंट? देखिए मैं भीड़ प्रबंधन का जो घटनाएं हैं, भीड़ की या जो भगदड़ की घटनाएं हैं, हुँ, इनको कंट्रोल करने के लिए इस वर्ष आप जिस घटना की, इटावा की जनपद की बात कर रहे हैं, वो एक बॉलीवुड एक सिंगर था इंडियन आइडल का, उसकी घटना थी, मैं उसका साक्षी भी हूँ। हुँ, और इस वर्ष आपने जो नुमाइश इस बार की 2025-26 की जो नुमाइश आपने देखी है, उसमें जो अंतर था वो ये था कि इस बार जिलाधिकारी महोदय जी के निर्देश में भीड़ प्रबंधन का एक सही जीता जागता जो एग्जाम्पल था वो इटावा में सेट किया गया। इस बार आप जब नुमाइश के अंदर भी जो भीड़ का आयोजन था, आपने देखा होगा कि जो नीचे की दुकानें थी, जो फुटपाथ पे लोग लगा लेते थे, और 4-5 हज़ार लोगों की भीड़ भी ऐसा लगती थी जैसे 1 आध लाख लोग अंदर आ गए हों, इतनी भगदड़ की स्थिति कुछ जगह पे ऐसी बिल्कुल, भीड़-भाड़ बिल्कुल, वाली बन बिल्कुल, बन जाती थी। बिल्कुल। अगर ज़रा-सा भी कोई थोड़ा हल्का से हलचल हो जाए, तो एक हुँ, हादसे में बदल जाए। तो उस पर काम किया, और जो डोर्स कई बार खुलते नहीं थे, ओपन नहीं होते थे, इस बार जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में उनको भी ओपन किया गया था, ताकि भीड़ अगर आए भी, हुँ। तो उनके पास एग्ज़िट करने के ऑप्शंस काफ़ी हों, तो वो डाइवर्ट होते रहे। एक और सबसे ज़रूरी चीज़, वो ये कि दैवीय तो नहीं कहेंगे, लेकिन मानवीय। कई जी, बार जब भीड़ होती है, तो भीड़ में भी भगदड़ मच जाती है ना? और जैसे क्राउड मैनेजमेंट जिसको आप बोलते हैं ना, जी, जी। अगर जैसे कोई एक बड़ा मैं एक प्रोग्राम करा रहा हूँ, अब उसमें 20,000 लोग या 50,000 लोग आ रहे हैं, हुँ, तो वो आप कैसे करते हैं और मैं कैसे ध्यान रखूँ कि कम से कम ये नौबत ना बने? आप क्या देखिए करते हैं उसमें? भीड़ प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये आकलन आता है कि कोई आयोजन है जैसे, तो उसमें कितनी भीड़ आ सकती है। चाहे कोई भी आयोजन हो, हमारे पास उसकी सूचना जिला प्रशासन के पास जो आयोजक होता है उसको देनी रहती है कि हम हुँ, इतनी भीड़ अनुमानित अभी अगर आ जाती है, हाँ। उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं कि किस रूट से इतनी भीड़ एंट्री करेगी और किस रूट से हम इन्हें एग्जिट कराएं। हुँ, और रास्ते में जहाँ से एंट्री भीड़ भाड़ स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे इवेंट है, हुँ। वहाँ उस पूरे रेडियस के उस पूरे एरिया को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हम कवर करते हैं, और रूट डाइवर्जन करके दूसरा पब्लिक को भी जगह-जगह पर आइडेंटिफिकेशन मार्क देते हैं कि अगर आपको इधर जाना है तो आप इधर जा सकते हैं। हुँ, तो उससे भी उन्हें बहुत सहूलियत होती है। मान लो उसे आयोजन स्थल तक वहाँ तक नहीं जाना, उसे पहले ही कहीं रुकना है, हुँ, या उससे पहले वो किसी और मकसद से आया हुआ है, उसी भीड़ में आया पर वो किसी और काम से आया, हुँ। तो रूट मार्क करते हुए उनको कि इस तरफ ये है, इस तरफ ये है, तो पब्लिक को भी बहुत आसानी हो जाती है और हमारे लिए भी बहुत आसानी हो जाती है कि भीड़ एक जगह पर एकत्रित ना होके वो आप स्वतः से ही कुछ डाइवर्ट हो जाती है। और रूट डाइवर्जन जो हमारा रहता है वो पूर्व से निर्धारित कर लेते हैं कि भीड़ के हिसाब से हम हुँ, इतनी भीड़ को इधर से एग्जिट की एंट्री देंगे और इतनी भीड़ को इस रास्ते से होके एग्जिट करा के अच्छा। उनको बाहर निकालेंगे। दिशा हुँ, निर्देश भीड़ प्रबंधन के जो भी रहते हैं उनको डिस्प्ले करते हैं, हुँ, चस्पा करते हैं कि भाई अगर आप भगदड़ में फँस जाएँ तो किस तरीके से बचना है, क्या करना है, क्या करें, क्या ना करें की भी जानकारी इसकी लोगों भी को ट्रेनिंग होती पब्लिक है। एड्रेस माध्यम से हम अपने पहले स्टाफ को देते हैं। जो हमारा हाँ, स्टाफ रहता है, चाहे वो हाँ, आपदा मित्र हों या हाँ। पुलिस प्रशासन के लोग हों, सभी को देते हैं। और हुँ, हमारा खुद का एक फ्रेमवर्क रहता है कि हम लोग किस-किस पोस्ट पर कितने लोग रहेंगे, हुँ। कहाँ से होके मॉनिटरिंग होगी, कंट्रोल रूम से उसकी लाइव मॉनिटरिंग करते हैं, बड़ी आसानी से हम हैंडल कर लेते इस बात पे भी काफ़ी तारीफ़ हुई थी, जो इटावा नुमाइश है, प्रदर्शनी हैं। है, जी, जी। उसमें भी जो डीएम साहब ने वो किया था कि हम लोगों ने ये चेंजेज़ किए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो अच्छा, अब जब भीड़ की बात चली, भगदड़ वाली बात चली है, जो सबसे बड़ा टॉपिक रहा था पिछले साल में, जी, कुंभ वाली घटना, जी। है ना? तो वो तो क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन था। आयोजन था, करोड़ों की संख्या, जी। आपके पास तो डाटा होगा, कितने करोड़ लोग आए थे लगभग?
जो कुंभ समापन के दिवस तक जैसा कि आकलन दिया था, लगभग 55 से 56 करोड़ लाख करोड़ लोग वहाँ पर विजिट किए थे। और एक समय पर मेरा भी जैसा अनुभव था, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूँगा राहत आयुक्त महोदय जी का और यूपीएसडीएमए का कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया था, और जिलाधिकारी महोदय जी का कि उन्होंने मुझे वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किया। मैं वहाँ रहा, और मैंने मैंने भी अपने जीवन में किसी एक स्थल पर एक साथ इतनी भीड़ पहली बार हमारा अनुभव था। लेकिन अ, जिस रात जो एक भगदड़ की जो घटना घटी थी, मैं झूसी सेक्टर 21 पर मेरी तैनाती थी, तो मैंने एक अनुभव किया अपने एज ए एक्सपर्ट, मुझसे पूछा जाए, हुँ, मिस कम्युनिकेशन किस तरीके से किसी घटना को अंजाम देता है। ये लाइव एक छोटी-सी, मतलब आप ये कह लीजिए कि मेरी जो स्टोरी है उसमें मैंने ऐड किया है। किस तरीके से एक छोटा-सा कम्युनिकेशन संगम नोच पर पहले स्टार्ट हुई हलचल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उधर से किसी ने या तो फ़ोन किया हो, जो भी किया हो, और तत्काल वो हलचल झूसी के जो जिस सेक्टर 21 पर मैं था, वहाँ पर भी स्टार्ट हो गई। हम लगभग 400 आपदा मित्र हमारे अंडर में काम कर रहे थे। मैंने उन्हें तत्काल कमांड दी कि आप सभी लोग किसी सेफ स्थान पर हो जाइए, क्योंकि मूवमेंट अलग से दिखता है, वो जो एक माहौल, हम तो डिज़ास्टर के लोग हैं, तो हुँ, हमने जैसे ही देखा तो हमने सारे बच्चों को, और मैंने उन्हें निर्देशित किया कि पहले सेफ ज़ोन में रहो, थोड़ा-सा जब कंट्रोल में स्थिति लगेगी, तब हम रेस्क्यू या दूसरे लोगों को कॉल करेंगे। चूँकि पर्याप्त मात्रा में वहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएँ थी, पूर्वाभ्यास था, हम जो वहाँ के कुंभ जो प्राधिकरण जो आयोजन समिति थी, उनके द्वारा पूर्व में मॉक ड्रिल अभ्यास भी किया गया था इस तरीके की घटनाओं का। तो उन्होंने समय रहते रेस्क्यू स्टार्ट किया, रिस्पॉन्स किया, और लोग जो घायल थे, विक्टिम्स थे, उनको उपचार हेतु तुरंत हॉस्पिटल में। और जो व्यवस्था थी, अगर रियल स्तर पे देखा जाए, तो हुँ, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसी व्यवस्थाओं के बीच अगर इतनी भीड़ भी थी, हुँ। तो सरकार की तैयारियाँ भी थी। आप उन्होंने इमरजेंसी के लिए अलग से पलटून पुल को आइडेंटिफ़ाई कर रखा था अच्छा, कि वो ओपन ही नहीं होते थे। जब आपदा आएगी, उस स्थिति में ही वो पलटून पुल यूज़ किए जाएँगे, और जैसे ही ज़रा-सी हलचल हुई, वो पलटून पुल के माध्यम से पब्लिक को भी और रेस्क्यू करके जो जनमानस थे, उनको भी वहाँ से रेस्क्यू किया। आप कितने समय तक रहे थे वहाँ पे? हम घटना से 2 दिन पहले मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी। वो जो संगम नोज़ वाली हम घटना च हुई थी, है ना? मैं झूसी पर था, झूसी सेक्टर 21। अच्छा। हाँ, और लगभग मैं कुंभ समापन 26 फरवरी को वापस आया था। नहीं तो उसमें जब ये घटना भगदड़ मची, जी। तब आपके क्या स्टेप थे? आपकी क्या भूमिका थी वहाँ पे? देखिए, वो सडन एक इंसिडेंट था। हम जब जैसे ही हलचल का मूवमेंट देखा, तो सबसे पहले एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा रेस्क्यूअर, एक अच्छा वही है कि उस भीड़ की जो हलचल है, हुँ, उस मूवमेंट से खुद को सुरक्षित सेफ ज़ोन पे खड़ा करे। हुँ, थोड़ी देर हम रहे, थोड़ी देर बाद चूँकि जो डोर्स थे, जो इधर-उधर के जो पीपा पुल, जो पलटून पुल थे, हुँ, उनके दरवाजे ओपन थे, तो जो हलचल थी नोज़ की तरफ, हमारी तरफ, उसको कंट्रोल कर लिया गया, और जितनी भी जगह से एग्ज़िट करने के ऑप्शंस थे, पब्लिकली खोल दिए गए, तो लोग डाइवर्ट हो गए। हमारी वाली जो पोस्ट था, उस पर उतनी ज़्यादा कोई कैजुअल्टी या ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, इंजर्ड हुँ। को सभी को ट्रीटमेंट दिया गया, पर कैजुअल्टी हमारी वाली पोस्ट पर नहीं थी। नहीं तो जो कैज़ुअल्टी उस समय तो भगदड़ जब मची थी, तो कई ऐसे बीभत्स दृश्य आए थे सामने, है ना? तो उस समय तो पहचान करना भी वो मतलब ये सब मुश्किल हो गया होगा? सारे नोज़ के थे वो, संगम नोज़ के ही थे। अच्छा, हुँ। तो जैसे उस समय बैग किसी के पड़े हैं, कहीं जूते पड़े हैं, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अलग-सा रहा कि आपने वो जो सामान-वामान पड़ा हुआ था, एक्चुअली हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी दी है, जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें ये रहता है कि भाई उस समय तो आइडेंटिफ़ाई करना इतना आसान होता नहीं है। हुँ, उन सभी को हमने कलेक्ट किया, और एक सेफ जो बैरिकेड्स की जो प्रशिक्षण दिया जाता है, हुँ, हमारे जो आपदा मित्र थे, आरएएफ के जवान थे, पुलिस के जो ऑफिशियल्स थे, उन लोगों ने एक जगह पे एकत्रित करा दिया कि कल सुबह जब जब भी जो विक्टिम्स हैं, हुँ। जिनके हैं, अगर वो आते जाएँ, आइडेंटिफ़ाई करते जाएँगे, तो उन्हें देते जाएँगे। अच्छा अगर कोई आइडेंटिफ़ाई हुए ही नहीं, फिर? तो वो उनकी गवर्नमेंट की कस्टडी में, जो प्राधिकरण जो आयोजन समिति थी, उनकी कस्टडी में रहे। बाद में परिजन आके, बहुत से ऐसे व्हीकल्स थे जो कुछ समय तक खड़े रहे, बाद में आके परिजन आए कि हमारी गाड़ी, हम उस समय डर गए थे, चले गए थे, लेके चले गए। चलिए ये तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई जो भी, है ना? जी, अब हम फिर से आते हैं आज जी, पे ही जो इस समय चल रहा अलर्ट ऐसे ही हमें मिलते रहेंगे, आगे जी। सर्दियों में भी?
आने वाले समय में बाढ़ की सिचुएशन आएगी, अतिवृष्टि आएगी, हाँ। तेज बारिश आती या फिर बेमौसम भारी वर्षा जिसे बोलते हैं, हाँ। वो और अगर बारिश उत्तर प्रदेश में, ऊपर उत्तराखंड या फिर राजस्थान में अगर होती है, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब अच्छा। चंबल और हथनी-कुंड या कोटा बैराज से पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर राजस्थान में भी तेज बारिश हो जाती है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे जनपद इटावा को चंबल नदी के माध्यम से होता है। तो अभी जो अलर्ट आएँगे वो बारिश से रिलेटेड, आकाशीय बिजली, लाइटनिंग से, ये तो कंटिन्यूअस अगर हमारे पास आएँगे तो जनमानस तक पहुँचते रहेंगे। तो जब भी ये अलर्ट आए कि बारिश होने वाली है, हुँ। तेज या बिजली गिरने वाली है, जी। तो हम लोग अपने आप को सेफ जगह पे सेफ जगह पर और सुरक्षित रखें और हाँ। कोशिश करें कि किसी खुले जगह पर पानी में, पानी का मतलब कहीं आप स्विमिंग पूल में हैं, कहीं नहा रहे हैं या कुछ कर रहे हुँ, हैं, या पेड़ के नीचे, हुँ। ऐसी जगह पर खुले में मैदान में या कहीं पर भी मोबाइल फ़ोन का थोड़ा-सा थोड़ी उस समय के लिए इससे भी यूज़ फ़र्क करना। पड़ता है? इससे भी अगर आप मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए हुए हैं हाँ। बारिश के समय या लाइटनिंग के समय, तो उसका भी इम्पैक्ट इसके चांसेस रहते हैं कि वो आपको अर्थिंग के रूप में कैच कर सकता है। तो थोड़ी देर की सडन रहता है और अब तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये तक है कि किस एरिया में लाइटनिंग गिरने की संभावना है। अच्छा। तो फिर हम उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को मोबाइल मैसेजेस के माध्यम से या किसी लोकल प्रतिनिधि के माध्यम से, अपने आपदा मित्रों के माध्यम से, डिपार्टमेंटली कोऑर्डिनेशन दूसरे डिपार्टमेंट के माध्यम से और भी जागरूकता चलाते हैं, मुनादी कराते हैं ताकि लोग अवेयर रहें और कोशिश करें। ये हमारी जनपद में लाइटनिंग के पूर्व में जो केसेस होते थे, उसमें बहुत कमी आई है। अब अच्छा। लास्ट ईयर केवल एक ही घटना है लाइटनिंग की और हुँ। प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष शून्य हो, अरे कोई भी बिल्कुल, हम व्यक्ति। भी हाँ, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल। अम, और ये आपका भी वज़न कम होगा, बिल्कुल, आप पे जो जागरूकता का बोझ ही सब कुछ है है ना? आपको। वो भी कम होगा और सबसे बड़ी बात कि अगर जनहानि कम से कम होती है, तो बिल्कुल, ये हर परिवार के लिए अच्छा यही है हमारा लक्ष्य है। ना? कई बार ऐसा होता है छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल, उनकी जब शव देखे नहीं जाते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो चीज़ तो और जिस पे बीतती है, वही जानता उसको है। तो उसका बिल्कुल, दुःख बिल्कुल। कोई नहीं समझ सकता, स वो ही समझ पैसे सकता से है। रिकवरी कर सकते हैं पर हम ह्यूमन लाइफ को तो वापस नहीं ला पाते। उसपे हाँ, बस भी नहीं है किसी का बिल्कुल, ना, है ना? बिल्कुल। इसीलिए हाँ, इसको आपदा, प्राकृतिक आपदा, दैवीय आपदा बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल, जी। लेकिन हम उम्मीद करेंगे जो भी अलर्ट आपके पास आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि जब भी आकाशीय विद्युत या इस तरीके के अलर्ट आएँ, तो घर जितना कम से कम हो निकलने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके बचाव की स्थिति रखिए। बहुत अच्छा लगा आपने थैंक जो यू। बातें बताई हाँ, वो इस समय निश्चित तौर पे ज़रूरी है लोगों के लिए, जी, है ना? और उम्मीद करते हैं कि आप पे जो बोझ है इस समय, हाँ, वो कम से कम रहे और बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा कम रहे। हालाँकि मुश्किल है क्योंकि डिज़ास्टर जो ऐसा विभाग जो है। क्षोभ मंडल है, जो प्रदूषण बढ़ रहा बिल्कुल, है ना? बहुत सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन फिर हम उम्मीद करेंगे फिर से बहुत जल्दी आपको बुलाएँ, चलिए, है ना? ठीक है, थैंक कभी यू। भी। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।